गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते। गुड इवनिंग। कैसा चल रहा है आप लोगों को? कैसा चल रहा है सब लोगों का? हाय बेटा। बढ़िया चल रहा है ना? बहुत बढ़िया ना। केमिस्ट्री अच्छा समझ में आ रहा है ना? अभी यार क्या है कि मैं आपके डाउट नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ एलन प्लस पे। आई नो दैट, है ना। मेरे पास डाउट हो चुके हैं 50। एक्चुअली इन लोगों ने मेरी काफी ज्यादा डाउट क्लासेस लगा रखी है, तो उस वजह से मैं अभी थोड़ा ज्यादा बिजी चल रहा हूँ। तो हाँ, जैसे ही जैसे ही मेरे पास टाइम होता है, मैं आपके डाउट सेशंस की डाउट का पूरा होगा तो क्लियर करूंगा। देखो, जैसे ही मेरे पास टाइम होता है। ठीक है? दिख रहा है आपको ये चीजें? मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन भी बेच लूंगा। ऑफलाइन बेच का नाम है TIP 3। ठीक है? आवाज में और बेटर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है? ठीक है। हम लोगों ने यहाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। जब आपको कंफर्टेबल लगे तब आप लोग ऑफलाइन में आ जाए। ठीक है? ठीक है। आपने ये ऑर्डर याद किया क्या? मैंने लास्ट में आपको यार मगअप करने के लिए दिया था, फॉर कैटायन एंड फॉर एनायन। ठीक है, मैंने बताया, आपने याद किया क्या इस चीज को? याद कर लिया ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है यहाँ पर। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सिलेबस का, पूरा आपको मेरी तरफ से, सबकी तरफ से डेडिकेटेड पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आवाज अच्छी आ रही होगी। ठीक है बेटा, ऐसे काम मत छोड़ा करो यार। देखो, एक ये खराब आदत लगती है। कोई बोलता है ना कि सर याद नहीं हो पाया, ये याद नहीं किए, ये काम गलत है। कुछ भी करके चीजें करो, कंप्लीट करो। कोई दोराही बात ही नहीं है इसमें। ठीक है? कंप्लीट करना है। ठीक है? काम कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज चीजें आपके हाथ से ऐसी छूटती जाएगी जैसे बंद मुट्ठी से रेत निकलती है ना, उससे पूरा काम निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मुट्ठी खाली है। ऑफलाइन स्टार्ट हो चुका है बेटा, कल या परसों से। ठीक है? जिन्होंने याद कर लिया है वो अच्छी बात है। जो आज याद करेंगे वो जल्दी से याद करें। आज हम लोग पढ़ने वाले थे अपना आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या है ये आयनाइजेशन एनर्जी? बताइए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, अभी तक आपको कितनी इंफॉर्मेशन है इस चीज के बारे में? ये सेकंड पेरियोडिक प्रॉपर्टी है। ठीक है? ये क्या है? सेकंड पेरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है? ये क्या है? सेकंड पेरियोडिक प्रॉपर्टी। पहली पेरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी अपन ने? पहली पेरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी? हम लोगों ने रेडियस पढ़ी थी। जो मैं पूछ रहा हूं केवल उसका जवाब दो। जिस डायरेक्शन में मैं आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाना चाहता हूं, केवल उसी रास्ते पे चलो। आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद तरीका वो होगा पढ़ने का। ठीक है? सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है?
तो आप यहां पर देखो आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इट इज द मिनिमम। अब यहां पर अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो आपको यहां पर पता, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं यहां पर। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लिखो आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। लिखो इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from isolated gaseous atom। ठीक है, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। लिखो ये चीज, ये डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कंठस्थ याद होनी चाहिए। क्या कंठस्थ याद होनी चाहिए। मैं ऑफलाइन में भी हूं बेटा, TIP3 बैच है मेरा। कंठस्थ याद होनी चाहिए, टू द पॉइंट। मैंने क्या बोला, यहां पर ये याद होना चाहिए आपको कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अपने को मर्जी पड़े जो एनर्जी सप्लाई नहीं करनी, यहां पर मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, यहां पर देखो फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब एटम अकेला होना चाहिए गैसियस स्टेट में, और उसकी ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, उसकी ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। हाँ, एन इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना बेटा, एन इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है अपने को। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर ये क्यों जरूरी है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम होना जरूरी है क्योंकि अपने को दूसरों के इफेक्ट को नहीं कंसिडर करना है। हाँ, यहां पर हम लोग लिखेंगे शुड नॉट बी एनी, शुड नॉट बी। ठीक है, सब चीजें सिखाऊंगा, पहले जो मैं बता रहा हूं उसको सीखो। शुड नॉट बी एनी अदर, एनी इफेक्ट ऑफ अदर एटम। अब दूसरे एटम्स होंगे तो वो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट शो लगाएंगे उसके ऊपर। तो आपको प्योर आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आइसोलेटेड स्टेट में लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अकेले की प्रॉपर्टी जानने के लिए। वेरी गुड बेटा जितेंद्र ठाकुर, वेरी गुड। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज यहां पर देखो, अगर वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होता तो उसके ऊपर दूसरे एटम का इंटरेक्शन होता। ठीक है, इफ एटम was present in solid or liquid state, then other atom would exert some kind of interaction effect on that atom। ठीक है, इसलिए अपन गैसियस स्टेट इज नेसेसरी, दैट्स व्हाई। लिखो, सब साथ साथ लिखते चलो, गैसियस स्टेट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आइसोलेटेड क्या होता है, आइसोलेटेड मतलब अकेला, अकेला, आसपास कोई भी नहीं, अकेला। आइसोलेटेड के ब्रैकेट में अगर जिनको इंग्लिश नहीं आ रही है, वो नहीं आ रहा है मीनिंग, तो साइड में लिख लो अकेला। ठीक है, अब यहां पर आपको डिफाइन करना है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब यहां पर आपको डिफाइन करना है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब क्या है, मैंने आपसे बोला कि अगर सोडियम एटम
गैसियस स्टेट में है, या फिर आप लो एल्यूमिनियम एटम लो, एल्यूमिनियम एटम जब गैसियस स्टेट में है और Al से Al+1 कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या है बताओ। ऑक्साइड क्या होता है बेटा? ये क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी कौन सी दी जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वाली। आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये कौन सी होगी आपकी? आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अगर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, Al+1 से Al+2 गए, तो ये कौन सी होगी? आपकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अगर Al+2 से आप Al3+ में गए, Al+3 में गए, ठीक है, तो ये होगा आपका थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे बताइए, यहां पर IE1 को क्या बोलेंगे अपन? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। IE2 को क्या बोलेंगे? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। और IE3 को क्या बोलेंगे? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Al+1 बोल रहा हूं, ठीक है, Al+1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहा हूं उसकी, तो क्या ये एल्यूमिनियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी? क्या सही बात है? क्या एल्यूमिनियम प्लस की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्या एल्यूमिनियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी? हाँ होगी। ठीक है। एल्यूमिनियम फर्स्ट से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब एल्यूमिनियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। समझे? सिमिलरली आप यहां पर बता सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द Al2+, क्या आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एल्यूमिनियम के बराबर होगी? यस, होगी। क्योंकि आपका, समझ रहे हो, एल्यूमिनियम से थर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना, सॉरी, एल्यूमिनियम से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना और एल्यूमिनियम 2+ से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, बात ऑलरेडी बराबर है। आप खुद सोच के देखो, एल्यूमिनियम 2+ से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके हैं और तीसरा इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो मतलब वो क्या है? तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सी एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। वो किसकी थर्ड एनर्जी? वो एल्यूमिनियम का थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। वो भले ही Al2+ के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो, पर वो एल्यूमिनियम के लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब मुझे ये बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं, अब मुझे बताइए, क्या मैं ये बता सकता हूं कि IE3 ग्रेटर देन द IE1 ग्रेटर, IE2 ग्रेटर देन IE1? ये हमेशा होगा। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑलवेज इंक्रीजेस। यहां पर लिखो नोट डाल के, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑलवेज इंक्रीजेस। कोई मुझे इसका रीजन बताएगा?
एक बार टाइप करो बेटा जितेंद्र, एक बार काफी है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑलवेज इंक्रीजेस, यहां पर लिखोगे बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। अब बताओ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का मतलब क्या है। अभी आपने एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम 2+, ठीक है, और एल्यूमिनियम 3+ मान लो। अब इनकी आप क्या कर रहे हो, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज लिख रहे हो। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का मतलब है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का मतलब है आपका कि अब मैंने आपको पहले बताया था IE2 का मतलब है IE1 ऑफ एल्यूमिनियम प्लस, ठीक है, IE1 ऑफ एल्यूमिनियम प्लस, IE2 का मतलब है IE1 ऑफ एल्यूमिनियम प्लस। मैंने बोला ऊपर, ठीक है, वो एल्यूमिनियम प्लस के लिए पहली हो सकती है पर वो एल्यूमिनियम के लिए दूसरी है। तो आप यहां पर लिख सकते हो, अगर मुझे लिखना है तो इसका IE1 होगा इज इक्वल टू IE1, नॉर्मल IE1 के बराबर होगा। इसका IE1 मतलब इसका IE1, एल्यूमिनियम प्लस का IE1 किसके बराबर होगा, IE2 ऑफ एल्यूमिनियम। समझ रहे हो, ठीक है, इस चीज को समझ में आ रहा है ये। रिप्लाई करो बेटा सब लोग। अब यहां पर एल्यूमिनियम 2+ का आप देखोगे, एल्यूमिनियम 2+ का IE1 देखोगे तो वो क्या होगा, IE2, IE3 ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि यहां से एल्यूमिनियम 2+ से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब एल्यूमिनियम से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के जैसा है, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर आप देखोगे IE1 ऑफ द एल्यूमिनियम 3+ इज इक्वल टू IE4 ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब अगर आपको मैं ये लिख दूं तो क्या इन सब की मुझे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर सकता हूं मैं। अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, अगर मैंने आपको ऐसे दे दिया कि मुझे सबकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 कंपेयर करके बताओ, एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम प्लस की, एल्यूमिनियम 2+ की, एल्यूमिनियम 3+ की, तो क्या आप मुझे कंपेयर करके बता सकते हो, बताओ क्या है, ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, क्या इनके जेड इफेक्टिव के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो। अपन ने रेडियस के कंपैरिजन के टाइम पे देखा था, रेडियस के टाइम पे देखा था, कौन सी स्पीशीज है, आइसो, आइसो, कौन सी स्पीशीज है ये, आइसो प्रोटोनिक, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक कैसे बेटा, तुक्के तुक्के क्यों लगा रहे हो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम 2+, आइसो इलेक्ट्रॉनिक लग रहा है आपको, बेटा प्लस चार्ज दिख रहा है आपको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे लग रहा है ये है आइसोप्रोटोनिक स्पीशीज। तो जेड इफेक्टिव फॉर आइसोप्रोटोनिक स्पीशीज किस बात पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, अगर पॉजिटिव, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप देखोगे जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है, एल्यूमिनियम प्लस का, फिर एल्यूमिनियम 2+ का, फिर एल्यूमिनियम 3+ का, ठीक है, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर। तो क्या अपन आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी लिख सकते हैं, क्या आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी जेड इफेक्टिव, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन पर पकड़ बढ़ती है तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी,
यस, अंदर से इलेक्ट्रॉन पे पकड़ बढ़ रही है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव क्या है? नेट पकड़, नेट खिंचाव अंदर से, अट्रैक्शन। अगर नेट अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन को निकालने में भी आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, समझे कि नहीं? यस, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तुषार बेटा बताइए क्या डाउट है आपको, लिखो। पुराने वाले डाउट आपको हो जाने चाहिए। इजी था का इजी था अभी तक बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी और स्टेबिलिटी की आप अभी बात नहीं कर सकते, इस चीज को आप अभी नहीं समझ सकते। नहीं बेटा, अभी अनम्यूट नहीं कर सकते। व्हाट इज एनर्जी? ठीक है, आइसोप्रोटोनिक क्या होता है बेटा? ये पिछली क्लास में बताया था, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, सेम स्पीशीज के कैटायन या एनायन आइसोप्रोटोनिक होंगे। ठीक है, व्हाट इज एनर्जी? ठीक है, अब आपको समझना है वाट, ठीक है, व्हाट इज एनर्जी। तो आपको यहां पर एनर्जी को समझना है इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। आपको यहां पर, आपको सबको पता है एनर्जी का मतलब क्या है, आप यू वेरी वेल नो दैट, और 17 फॉर्मूले भी आ चुके हैं मेरे पास। ठीक है, बट मैं यहां पर लिखूं तो आपको एनर्जी के टर्म्स में लिखोगे, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एनर्जी को एंथैल्पी के टर्म्स में लर्न करेंगे। ठीक है, एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी एक आपका थर्मोडायनेमिक टर्म है जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक बस आपको इतना याद रखना है, एंथैल्पी एक थर्मोडायनेमिक टर्म है, एक प्रोफेशनल टर्म है जिससे एनर्जी को बताया जाता है। आप कई बार आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलोगे, यहां पर आप आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलोगे। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलोगे। ठीक है, या फिर और एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलोगे। तीनों का मीनिंग एक ही है, तीनों का मीनिंग एक ही है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी जाएगी। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल तीनों एक। ठीक है, एंथैल्पी का मतलब इतना समझो कि एनर्जी है, बस एनर्जी है। ठीक है, इसको डिफाइन करने का यूनिट होता है एंथैल्पी को, एंथैल्पी को डिफाइन करने का यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, यहां पर आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल को आपको बताया जा, या एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी यूनिट ये हो सकती है, अपने को कंपैरेटिव स्टडी करनी है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है, जो एंथैल्पी है उसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंथैल्पी चेंज, किसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज हो रहा है मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है, अगर आपके पास किसी रिएक्शन का डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है, तो आप बोलोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अभी लिखते चले जाओ, अभी सब समझ में आ जाएगा। अगर डेल्टा एच लेस देन जीरो है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा तो रिएक्शन क्या होगी बताइए? डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा तो रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक?
डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है द रिएक्शन दैट रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, द रिएक्शन दैट रिक्वायर्ड एनर्जी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है द रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी। रिएक्शंस दैट रिलीजेस एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज करती है उन्हें आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलोगे। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? जिनमें एनर्जी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाए ये सोडियम गैस से आपका सोडियम प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन अगर आपका निकल रहा है और इसके लिए आपको डेल्टा एच दिया हुआ है आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? सोचो क्या दे रखा है? डेल्टा एच की वैल्यू रिएक्शन के लिए क्या दे रखी है? पॉजिटिव की नेगेटिव? रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है डेल्टा एच की, तो मतलब ये क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं रिएक्शन ऐसे लिख दूं, तो बताओ डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगी डेल्टा एच की? -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, -5 इलेक्ट्रॉन। आपने उसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो आपकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब क्या होगी ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अगर मैं आपको ये दूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं रैंडम। ठीक है, अब बताओ तो इस रिएक्शन का, ठीक है, अब मुझे बताओ इस रिएक्शन का अब मुझे बताओ इस रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी? पहले बात तो इसका डेल्टा एच की वैल्यू बताओ और इसका एक्सो और एंडो नेचर बताओ। सोच लो, सोच के सवाल करना। मैंने जो मल्टीप्लाई किया है वो भी देखना पड़ेगा आपको। अगर मैंने देखो यहां पर हाफ से मल्टीप्लाई किया है, हाफ से, तो आपको यहां पर हाफ से मल्टीप्लाई करने का, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है ना। ठीक है, तो आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगी ना, तो हाफ से मल्टीप्लाई करते ही एक Cl2 मॉलिक्यूल टूटता है जब इतना होता है, तो हाफ करते ही हाफ हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे इसको? 5 प्लस -30 इंटू हाफ लिख दिया आपने। तो ये कितना आएगा आपके पास नेट? बताओ, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आपके पास एक्सो आ रही है कि एंडो आ रही है?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आपको आइडिया लगा? अब यहां पर एक चीज और लिखो, अगर मैं ऐसे कर दूं, सोडियम गैस से सोडियम प्लस गैस में कन्वर्ट करने में प्लस इलेक्ट्रॉन, और सोडियम प्लस गैस से सोडियम 2 प्लस गैस में कन्वर्ट करने में और प्लस इलेक्ट्रॉन, जो एक में तो लगती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और दूसरे में होगी 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो मुझे बताओ, अगर मेरे को चाहिए यहां पर, लेट्स अज्यूम इसे यू मानो कि ये आपको पता नहीं है, अननोन, इसको एक्स मान लो। ठीक है, ये क्या है? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपका सोडियम से लेकर सोडियम 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जाने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है, तो क्या आप मुझे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो? फाइंड एक्स, फाइंड एक्स निकाल सकते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट रैंडम वैल्यू है बेटा, मैंने कोई एग्जैक्ट नहीं लिखी। नहीं बेटा, देखो तो 55 होगा ना। आपको क्या करना है, सिंपल सा इक्वेशन में हिसाब रखो। देखो, आप ज्यादा दिक्कत पैदा ही मत करो, ये इतना सिंपल कैलकुलेशन है। सोचो, आपने क्या किया, यहां पे दोनों को जोड़ दिया, Na गैस प्लस Na प्लस गैस गिव्स Na प्लस गैस प्लस Na2 प्लस गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या Na प्लस गैस से कैंसल आउट हो गया? ठीक है, तो आपका क्या आया ये, और ये इधर 5 प्लस एक्स जुड़ गया। 5 प्लस एक्स इक्वल टू 60 आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हो गया? कैलकुलेशन आ रही है आपको? रिएक्शन को हल्का सा ऐड और सब्ट्रैक्ट करना अभी आना चाहिए, क्योंकि हम लोग आगे बोन हेबर साइकिल पढ़ेंगे, वहां पर ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकाल लें फाइंडिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब मजे की बात यह है, अब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालना भी आपको आयनाइजेशन एनर्जी के डाटा से आ जाते हैं। ठीक है, अब समझो, वैलेंशियल निकालना भी आपको आयनाइजेशन एनर्जी के डाटा से आ जाता है। कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स फॉर विच आयोनाइजेशन एनर्जीज आर, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जीज दूंगा, आपको मुझे बताना है कि आपको मुझे बताना है चलो एग्जाम्पल को थोड़ा होल्ड करते हैं, पहले इसके बारे में एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, वो ज्यादा सही होगा, है ना। पहले आपको एक चीज समझनी है कि आपका सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज करती है। पहला पॉइंट, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीजेस। सही है, बहुत बढ़िया बात है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज करती है। तो अब मुझे बताओ दूसरी चीज, अगर यहां पर मैं सोडियम ले रहा हूं और सोडियम प्लस है, तो इसका Ie1 और इसका Ie2, बताओ कौन बड़ा होगा? आंसर करो, तब आंसर करोगे तो आपको पढ़ने,
आसानी से रिवाइज हो जाएगा। Ie2 बड़ा होगा। मैं Na+ की बात नहीं कर रहा, मैं सोडियम के या Ie2 की बात कर रहा हूं। Ie2 बड़ा होगा, वाई, ठीक है, नहीं वाई नहीं, ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इसमें बड़ी होगी। मुझे ये बताओ, क्या Ie2 काफी ज्यादा बड़ा होगा Ie1 से? क्या ये सही है? सोचो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सोडियम का, 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी 2p6 3s1। आपने सोडियम से सोडियम प्लस निकाल लिया, सोडियम प्लस बना लिया, मतलब आपने बन लिया 1s2 2s2 2p6। तो ये क्या नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? अगर नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्या? यस, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत भारी काम होगा, क्योंकि स्टेबल नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो क्या Ie2 काफी ज्यादा बढ़ जाएगी क्या? Ie2 की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी क्या कंपेयर टू Ie1? तो आपने इसको देख के ये बताया कि यार सोडियम में वैल्यूज कुछ ऐसी आएगी। अगर सोडियम का 5 है पहला वाला Ie1, ठीक है, और तो इसका Ie2 आएगा 47, मतलब 9 टाइम्स हो गए ज्यादा बड़ा। आपने देखा कि सडन जंप आ गया, सडन जंप आते ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आपको समझ में आएगा, बहुत ज्यादा जंप आया, इसका मतलब इसमें यहां पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। समझ लो, यहां पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। सेकंड एनर्जी इतनी ज्यादा देनी पड़ रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। mg में क्या होगा? mg में वैल्यू कुछ ऐसी हो सकती है, Ie1 आपका मान लो यहां पर हो जाएगा 10, ठीक है, Ie2 आपका हो गया 20, Ie3 आपका हो जाएगा 60 70। मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, आपको वैल्यू समझनी है बस। बेटा रैंडम वैल्यू है, Ie2 47 कैसे आया, मैंने समझाने के लिए लिए, ठीक है, यूं समझो। अब यहां पर आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो तो आपको Ie3 काफी ज्यादा देनी पड़ रही है। इसका मतलब क्या है? ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, समझेगी नहीं? ये मैग्नीशियम है, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, ये वाला क्वेश्चन अब मैं अपन करते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको दी हुई है Ie1 की वैल्यू यहां पर दी हुई है 28, Ie2 दिया हुआ है आपको 39, Ie3 दिया हुआ है आपको 42 सॉरी 53, ठीक है, Ie4 आपको दिया हुआ है 72, और यहां पर आपको Ie5 दिया हुआ है आपको 200। तो क्या मुझे बता सकते हो, थोड़ा ज्यादा लिख लो इसको, 300 लिख लो, बताओ, क्या मुझे देख के बता सकते हो कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा ये? अगर मैं इसका पीरियड आपसे बोलूं कि सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो ग्रुप क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलूं इसका पीरियड फोर्थ है, तो ग्रुप क्या होगा? बताओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं आसानी से? बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं आसानी से? पहले ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन को आंसर करो बेटा, एकदम सिंपल। फिर कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं आसानी से? 4।
4 इलेक्ट्रॉन निकाल जा सकते हैं, 4 के बाद में क्या हो रहा है, नोबल गैस आ रही है। तो ये कार्बन फैमिली का हो सकता है। अगर सेकंड पीरियड का होगा तो ये कार्बन हो सकता है, सॉरी सेकंड ग्रुप का, सेकंड पीरियड का है, सही है, सेकंड पीरियड का है तो ये कार्बन हो सकता है। कार्बन का कौन सा ग्रुप होता है, 14th ग्रुप। नहीं समझे? अगर ये मैंने बोला फोर्थ पीरियड का है तो बताओ कौन सा हो सकता है ये। फोर्थ पीरियड में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जितने डी में हो और जितने एस में हो। तो फोर्थ पीरियड में कौन सा होगा, टाइटेनियम बेटा, टाइटेनियम। यहां पर होगा ना, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में इनर्ट गैस आ जा रहा है। नहीं समझे? अगर मैं आपको दूं यहां पर I1, I2, I3, I4 एंड I5, मैं आपको देता हूं, यहां पर दी हुई है 5, 36, 64, 92, 130, 92, 130 एंड I6 दिया हुआ है आपको 553। तो बताओ अगर ये डी ब्लॉक एलिमेंट है तो बताओ कौन से पीरियड का है, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट है फोर्थ पीरियड, तो कौन से ग्रुप का है। यहां पर ग्रुप लिखोगे तो कौन सा ग्रुप लिखोगे आप, फोर्थ ग्रुप। ठीक है, बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का है, तो कौन से ग्रुप का है। कितने इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है मुझे ये बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, 5। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स आर इजी टू रिमूव, तो इसका मतलब क्या है, फिफ्थ ग्रुप। अगर डी ब्लॉक का बताया हुआ है तो नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। आया समझ में? क्योंकि 5 निकालना आसान है बेटा, बताए तो कि देखो यहां पर देखो 5 आसान है, क्योंकि अगर 5 निकालते हो और 5वें के बाद छठा जाते हो, यहां देखो अगर छठे पे जाते हो तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी सडनली बढ़ जाती है। सडनली बढ़ने का मतलब है आपको ज्यादा देनी पड़ रही है, मतलब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, समझो। क्योंकि सडन जंप आएगा, जो सडन जंप होगा ना, सडन जंप, नहीं समझे, जो सडन जंप होगा ना एनर्जी में, वो बताएगा आपका। सडन जंप गैप की वैल्यू डिसाइड नहीं करती है, वो डिसाइड होता है कि उसके पहले वाली आयनाइजेशन एनर्जी कितनी थी और उसके बाद वाली कितनी है। नहीं समझे? समझ गए? बहुत बढ़िया। अब यहां पर लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जीज। अब बताइए लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या बोल सकते हो आप, जेड इफेक्टिव के बारे में क्या बता सकते हो। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी को आई लिख देता हूं मैं, तुम्हारे लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आयनाइजेशन एनर्जी, बताओ जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा।
जनरल है, जनरल, इन जनरल, ठीक है। टॉप टू बॉटम क्या होता है? साइज का फैक्टर आता है। जेड इफेक्टिव की बात नहीं करते हैं अपन, साइज की बात करते हैं। साइज इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम में जेड इफेक्टिव की बात नहीं करते हैं, पर साइज की बात करते हैं। साइज इंक्रीजेस, शेल नंबर बिकॉज शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो आप आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या बोलोगे? डिक्रीजेस जनरली। समझ में आया? भाई इतनी सुहावनी जिंदगी होती तो सब कुछ मजा ही आ जाता, पर इतनी सुहावनी जिंदगी तो होती नहीं है अपनी, नहीं ना। इतनी जिंदगी प्यार से थोड़े ना चलती है, ठीक है। अब आता है अपना, पहली चीज तो लिखो, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट शेल में जा रहा है, तो वो एनएस में ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में है, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट सब शेल्स में है ना। तो आपका जो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जी एक्सपीरियंस करेगा। अगर वो एस में होगा, एस सब शेल में, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जनरली ज्यादा होगी कंपेयर टू एनपी, कंपेयर टू एनडी, कंपेयर टू एनएफ। ये याद करना है आपको, ठीक है। क्योंकि एस आपका न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोजर होता है, पी आपके न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, जनरली हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। अब ये बताओ, हम लोगों ने हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? अगर उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो क्या उनसे एनर्जी निकालना दिक्कत, एनर्जी निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा? हाँ, नो क्या मतलब, क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड है, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो आप बोलोगे कि जनरली हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, आर मोर स्टेबल, सो रिक्वायर्ड, सो यहां पर लिख सकते हो, सो दे रिक्वायर मोर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना। अब जिसके बाद अगर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की देखें, लिख लिया। अगर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की देखें, तो आप मुझे बता सकते हो, लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। वही चीज है, टॉप टू बॉटम आपका शेल नंबर बढ़ेगा और आपकी आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। जनरल पैटर्न ये है, ठीक है। टॉप टू बॉटम आपका साइज बड़ा होता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटती चली जाएगी। लेफ्ट टू राइट आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता चल जाएगा, मतलब न्यूक्लियस से अट्रैक्शन और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। आया समझ में? हाँ। अब मैं यहां पर बोलूं, तो अब बताइए लिथियम और बेरिलियम में, बताइए किसका ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा?
लिथियम और बेरिलियम में किसका ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा? बेरिलियम का। वेरी गुड। अब बेरिलियम और बोरोन में बताइए किसका ज्यादा होगा? सोच लेना। हाँ, आपने बोरोन बताया क्योंकि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, पर ये देखो कि बेरिलियम आपका फुल्ली फिल्ड है। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 आता है, फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, यहां लिखो 1s2 2s2, यहां लिखोगे 1s2 2s2 2p1। ठीक है, हाँ, अभी पूरा ऑर्डर भी करवाएंगे। बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन में बताओ क्या होगा? क्या 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 कोई भी फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड आ रहा है क्या? लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपका बढ़ेगा। वेरी गुड, इंक्रीज करेगा। अब बताइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा? क्या हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगा। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में क्या होगा? फ्लोरीन का ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर आप ऑर्डर लिखते हो तो आपको क्या लिखना है? पहले लिखोगे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये आप ऑर्डर लिखोगे। ये ऑर्डर कुछ नहीं, आपने नाम लिखा है। अब क्या करना है, इसमें ट्रिक देखो बेटा। बेटा इसमें ट्रिक देखो, समझो, ट्रिक देखो। आपको क्या करना है, जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है उसको तो गोली गोली से भर दो। ठीक है, अब इसको एक एक स्पेस आगे जंप करा दो। खिस्सा खत्म, स्टोरी ही फिनिश। स्टोरी ही फिनिश। समझे कि नहीं? आपको कुछ नहीं करना है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड। देखो, अगर सेकंड पीरियड में आता है तो ऐसे करना है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड को एक आगे पॉइंट जंप करा दिया। ठीक है, थर्ड पीरियड में भी यही करो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। बताओ अब क्या करोगे? एक पीरियड जंप कर दोगे। ठीक है, एक सॉरी एक पीरियड नहीं, एक एलिमेंट जंप कर दोगे। ये जंप किया यहां पर, तो आपका ऑर्डर आ जाएगा Na, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है, हम्म, सीधी सी बात है। अब फोर्थ पीरियड में करोगे। ये कौन सा पीरियड है? ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड। ठीक है, और ये फोर्थ पीरियड। ठीक है, अगर फोर्थ पीरियड में करोगे, हाँ बेटा आर्गन सबसे ज्यादा होगा ना, तो आर्गन सबसे ज्यादा हो गया ना। आर्गन तो सबसे ज्यादा है ही सही वैसे भी। ठीक है, हाँ, फोर्थ पीरियड में भी यही करना है। पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम। अब यहां पर डी ब्लॉक को मत लाना। पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम। ठीक है, जर्मेनियम, फिर जिसके बाद आर्सेनिक, और जिसके बाद सेलेनियम और ब्रोमीन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें भी जंप मार दोगे। ठीक है, सॉरी, गैलियम, ठीक है, कैल्शियम, फिर जिसके बाद जर्मेनियम, फिर आपका सेलेनियम, फिर आपका आर्सेनिक, फिर ब्रोमीन। ठीक है, क्रिप्टोन का तो ज्यादा होगा ही सही, डी ब्लॉक का भी नहीं बेटा, डी ब्लॉक का भी अलग से ट्रीट किया जाएगा।
ठीक है, आपके लिए चीजें आसान बनाई जाती है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड में आपको कोई बदलाव नहीं लाना है। फिफ्थ एंड ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में जो आपका स्टैंडर्ड ऑर्डर रहेगा वही होगा। रूबिडियम, रूबिडियम से स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से इंडियम, ठीक है, इंडियम से स्टेनस्ट्रीन, ठीक है, एंटीमोनी, टेलुरियम और आयोडीन। डायरेक्ट ऑर्डर रखना है फिफ्थ पीरियड में। फिफ्थ पीरियड में आपको कोई चेंज नहीं करना है, ना ही सिक्स्थ पीरियड में। आप याद कर लोगे इस चीज को। अरे बेटा जीनोन आपका, बोल तो रहा हूं, जीनोन तो वैसे भी सबसे आगे ही आएगा, ज्यादा आएगा वो तो, दोनों तरफ से ज्यादा ही होगा। सिंपल, सेकंड थर्ड और फोर्थ में क्या करना है आपको, एक एलिमेंट जंप करा देना है। ठीक है, आप बताओ हाइड्रोजन और हीलियम में किसका ज्यादा होगा प्राज्ञ? बताओ हाइड्रोजन और हीलियम में, हीलियम का ज्यादा होगा बेटा, नोबल गैस है, सो ऑब्वियस सी बात है। इनफैक्ट, इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनफैक्ट वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज देयर दैट हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगर ग्रुप की बात की जाए तो बताओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पता आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? बाय हार्ट करने की जरूरत ही नहीं है, याद रखो 2 3 4, तीनों में जिनका हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड है उसको एक स्टेप, एक एलिमेंट के आगे जंप करा दो। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। वेरी गुड। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी, बताओ क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, कोई दोरा ही बात ही नहीं है, कोई एक्सेप्शन की बात ही नहीं है। टीना नीना और करीना जैसा रोने वाला कोई नहीं। बताओ क्या होगा? वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, डिक्रीज, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ओल्ड स्टाइल से टीपो डिक्रीज, कोई दिक्कत ही नहीं है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, बताओ कोई इशू है? कोई इशू ही नहीं है। इशू कहां आएगा? अब कहां पे आएगा? एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। सब नॉर्मल चल रहा है, सब रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, एक्सेप्शन क्या है? एल्यूमिनियम और गैलियम में। ठीक है, डाउन द ग्रुप आपका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? बताओ, बताओ डाउन द ग्रुप, बताते चले जाओ, फील करो यार। आपका आंसर दे रहे हो तो याद है तो ऐसे ऐसे दे दिया, ऐसे मत करो, फील करो कि हाँ डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? पूरी स्टोरी, पूरी पिक्चर पीछे आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप शेल नंबर बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ जा रही है, इस वजह से डिक्रीज कर रहा है। ये पता होना चाहिए आपको। तो आप देखोगे जो आयनाइजेशन एनर्जी है एल्यूमिनियम की वो कम होती है कंपेयर टू गैलियम। यहां पर क्या रीजन होगा? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, 13 ग्रुप में, 13 ग्रुप, ये आज मेरे से ग्रुप और पीरियड पता नहीं क्या हो रहा है। 13 ग्रुप, वेरी गुड, 13 ग्रुप, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी की इंडियम के केस में और आयनाइजेशन एनर्जी थेलियम के केस में, तब भी थेलियम की ज्यादा होती है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
आया समझ में? अच्छा, मतलब डबल डबल मजे उठा रहे हो आप, ऑफलाइन क्लास भी कर ली और ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हो। सही है, ठीक है। तो अब आपका नेट ऑर्डर होगा ना बेटा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाँ, नेट ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर बोरोन, थेलियम, जिसके बाद गैलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम, ये ऑर्डर आएगा। लेकिन आपने तो पढ़ाया ही नहीं सर, मतलब ऑफलाइन में। मेरा ऑफलाइन में अलग बैच है, TIP3 है बेटा, TIP3। हाँ, अभी मैं एक और बताता हूं आपको। अगर 14th ग्रुप में देखोगे तो 14th ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो टिन और लेड में सेम होता है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मेरा बेटा TI कल लगेगी मेरी क्लास ऑफलाइन में, कल। ठीक है, इसका कुछ इसका कुछ एक्रोनिम बना सकते हैं क्या? बोरोन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, कुछ मिनोमिक्स, मतलब आपको मिनोमिक्स पता है क्या? न्यूमोनिक्स क्या बोलते हैं उन्हें? बना बना सकते हैं क्या? ट्रिक बनाओ इसकी। बजाई ताली गाल पर। हाँ, कुछ भी बना लेना अपने हिसाब से। बेटा तू गा ऑल इंडिया, कुछ ऐसा कर देना। बेटा तू गा ऑल इंडिया। ठीक है, आपको कम से कम याद पड़ जाएगा। यहां पे लिख सकते हो, बेटा तू गा ऑल इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। बेटा तू गा ऑल इंडिया। अच्छा, बजाई ताली गाल पर आलू इतराया। नहीं, बेटा तू गा ऑल इंडिया, जैसे किसी से बोलते हैं ना, बेटा तू गा ऑल इंडिया, तू चिंता ना कर। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है बेटा, देखो यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी टिन की कम होती है लेड से। यहां पर सेम ऑर्डर फॉर रेडियस। रेडियस के लिए भी सेम ऑर्डर होता है, देखो। आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी, रेडियस का ऑर्डर देखोगे टिन के लिए, तो रेडियस ऑफ द एसएन इज स्लाइटली लेस कंपेयर टू रेडियस ऑफ द लेड। ठीक है, सेम चीज आप इसके लिए बोलते हो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ यहां पर आप देखोगे इंडियम और थेलियम में। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इंडियम इज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थेलियम, और इसमें रेडियस में भी सेम ऑर्डर आता है। समझ में आया? बेटा नहीं, आप दिमाग मत लगाओ। एक बार ट्रिक बन गई ना, टीचर की ट्रिक बन गई ना। बेटा बेटा तू गा ऑल इंडिया, खत्म बात। बहुत आसान है, सिंपल है, याद हो जाएगी। आपको देख रहा होगा यहां पर सेम ऑर्डर आ रहा है, सेम ऑर्डर रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी का। आप सोच सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है, रेडियस भी बढ़ रही है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, है ना, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट।
ठीक है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या देखोगे आप, पहली बात पहले ही एडमिट कर लोगे डी ब्लॉक में कि आपका जो अक्रॉस द पीरियड है वो इरेगुलर ट्रेंड होता है। इरेगुलर ट्रेंड इज प्रेजेंट अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। इरेगुलर ट्रेंड इज प्रेजेंट अक्रॉस द पीरियड। डाउन द ग्रुप क्या बताते हो, डाउन द ग्रुप आपका 3D और 4D का आयनाइजेशन एनर्जी अप्रोक्सीमेटली होता है बराबर, और 4D और 5D का आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। 5D का आयनाइजेशन एनर्जी 4D से ज्यादा होता है, ठीक है। इन अ ग्रुप, ठीक है, आप देख सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 3D इज अप्रोक्सीमेटली आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 4D, बट आप यहां पर देखोगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 4D इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D। इसी वजह से मैंने उस दिन आपसे बोला था, मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है यहां पर, ये थेलियम है बेटा। मैंने उस दिन आपसे बोला था कि मैं आज आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कराऊंगा क्योंकि ये रेगुलर पैटर्न होते हैं ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम, बताइए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। बताओ, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। वेरी गुड, हाफनियम का सबसे ज्यादा, टाइटेनियम जिरकोनियम का ऑलमोस्ट बराबर। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रेडियस का ऑर्डर क्या होगा बताओ। रेडियस का ऑर्डर बताइए आप, कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको। बताओ रेडियस का ऑर्डर क्या होगा। किसी को नहीं पता, कोई नहीं पढ़ के आता है, कोई नहीं पढ़ के आता है, सब डपोल संख हो गए सबके साथ। भगवान क्या करेगा तुम्हारे साथ। टीना जरा हाफ ये किया था बेटा, कुछ समझे हो। जिरकोनियम एंड हाफनियम बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल, पढ़े लिखे नहीं हो कुछ भी। NiPd एंड पीटी, पीटी का बड़ा होगा या NiPd का ऑलमोस्ट बराबर होगा IE ऑर्डर, ठीक है। कॉपर और जिंक आयनाइजेशन एनर्जी का बताइए क्या ऑर्डर होगा कॉपर एंड जिंक में। जिंक का ज्यादा होगा बेटा, जिंक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, दोनों फुल्ली फिल्ड है जिंक के। जबकि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताइए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 3D10 4s1, 4s1 3D10, 4s1 अभी खाली है, समझे कि नहीं। स्कैंडियम, यूट्रियम और लेंथनम, बताइए क्या ऑर्डर होगा। स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथनम, क्या इनमें लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है बताओ। नहीं, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी आयनाइजेशन एनर्जी, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा, नो नो लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब मुझे यहां पर बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं H-Li+Bi+, बताइए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे अपन। सब बढ़िया तरीके से रिवाइज करो, सब याद हो जाएगा, चिंता काहे कर रहे हो। बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर डिसाइड कैसे करेंगे, मुझे तो ये बताओ, आंसर मत बताओ, अभी डिसाइड कैसे करेंगे। अच्छा, जेड इफेक्टिव से डिसाइड कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। जेड इफेक्टिव से कैसे डिसाइड कर रहे हो, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो प्रोटोनिक में से कुछ है क्या। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है प्राग्ञ बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तीनों में सेम है,
देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड करोगे आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, सही है? समझो, जिसको नहीं आया ध्यान लगाओ, फोकस करो यहां पर। SN2+ और SN4+ का बताइए। SN4+, सोडियम और सोडियम प्लस का बताइए। सोडियम प्लस, यहां पे क्या कर रहे हैं अपन, IE ऑर्डर, ठीक है। अब जिसके बाद में आपसे कैल्शियम है, कैल्शियम 2+ का पूछ सकता हूं। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो चीज है। अच्छा ये बताइए, लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस, बोरोन प्लस, कार्बन प्लस, कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, फ्लोरीन प्लस, बताइए, नियोन प्लस, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। इसमें अब इसमें इसमें क्या करो, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिख लो। इसमें देखोगे लिथियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा होगा, हीलियम के जैसा। बेरिलियम 2+ का, सॉरी बेरिलियम प्लस का लिथियम के जैसा, और यहां पर बेरिलियम के जैसा, यहां पर बोरोन के जैसा, यहां पर कार्बन के जैसा, यहां पर नाइट्रोजन के जैसा, यहां पर ऑक्सीजन के जैसा, यहां पर फ्लोरीन के जैसा। तो जो जो हाफ फील्ड है पहले तो उनको मार्क करो, ठीक है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनको आगे जंप कर दो, ठीक है। समझे कि नहीं? समझे ना? अब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, लिथियम का आप देखो, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम हो गया। ये सबसे बहुत ज्यादा होता है, ये सबसे आगे डूब जाएगा, सबसे आगे चला जाएगा। फुल फील्ड और हाफ फील्ड दोनों को एक एक शिफ्ट कर देते हैं अपन। तो आपका नया ऑर्डर क्या होगा, B+, कार्बन प्लस, बेरिलियम, बोरोन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, फ्लोरीन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, नियोन प्लस एंड लिथियम प्लस, ठीक है। नियन से भी हो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो हीलियम है, ठीक है। अब बाकी चीजें अपन अगली क्लास में करेंगे, आज अपन ने बहुत ज्यादा कवर कर लिया, ठीक है। अच्छे से अपन अगली क्लास में इसका एप्लीकेशन वगैरह भी लर्न करेंगे, ठीक है, हल्का सा, ठीक है। अब अपने जो जो डाउट है वो मेरे को बताओ। बताओ डाउट बताओ। सर होमवर्क। अच्छा आज होमवर्क देना है ना आपको, तो एक काम करो, कहाँ तक कर चुके हो, रेस 6 तक कर चुके हो ना आप? यस रेस 7 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ओके सर। रेस 7 कंप्लीट कर लेना इसमें, और शीट में लिखो आप, यहाँ पर होमवर्क में, माइक बंद रखो सबके साथ। रेस 7 कंप्लीट कर लेना, शीट में ओके आपका सर। हो जाएगा। माइक बंद रखो, मैंने बोला ना, मत बताओ मुझे, चुपचाप सुनो, ठीक है। शीट में देखोगे आप 8 से लेकर 19 शीट में, ओवन में
8 से लेकर 19 कर लेना। O2 में आपको करना है वन ओ टू। ठीक है, बस अभी ये होमवर्क करके लाना कल। ठीक है, अब बताओ बाकी डाउट। बताओ। सर O2 में क्या होमवर्क है? O2 में 102, क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, प्रत्यक्ष भाना बताइए बेटा क्या डाउट है। प्रत्यक्ष, जिन जिन लोगों ने आज ऑफलाइन क्लास कर ली है उनको ऑनलाइन क्लास करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार लर्न करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम खोटी मत करो अपना। बताओ प्रत्यक्ष भाना बताइए बेटा क्या डाउट सर है। ऑनलाइन में ऑफलाइन में सेम पढ़ाया जाएगा। तुषार सक्सेना बताइए बेटा क्या डाउट है। माइक बंद रखो बाकी लोग। यस सर, आपने पीछे बोला था आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Al प्लस इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ Al। हाँ बस बेटा, सिर्फ Al, मेरे को समझ नहीं आया। आप बताइए एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के बारे में बात कर रहे थे। एल्यूमिनियम का एग्जांपल एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की आपको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उसमें कन्वर्ट कहां से कहां होगा बताओ। एल्यूमिनियम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या है, मुझे बताओ। सर Al प्लस 2 से Al प्लस 3 जाना। वो तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है ना बेटा। ओ सॉरी, Al प्लस 1 से Al प्लस 2 जाना। Al+1 से Al+2 जाना। तो क्या ये एल्यूमिनियम के लिए फर्स्ट, सॉरी एल्यूमिनियम प्लस के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है यस सर। है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम प्लस से आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो उसके लिए तो फर्स्ट हो गई ना, है भले ही एल्यूमिनियम के लिए फिर सेकंड है। समझे? समझ गया सर। उन्नति बंसल बताइए बेटा क्या डाउट है। सर जो आपने बताया था कि सबशेल के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसमें एस सबशेल की सबसे ज्यादा होती है, उसके लिए आपने कहा था क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहता है, तो न्यूक्लियस से क्या फर्क पड़ता है उसमें? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है इसलिए। ओके, ठीक है, यस। जितेंद्र ठाकुर बताइए बेटा क्या डाउट है। चलिए लास्ट वाला समझ में नहीं आया, हीलियम बेरिलियम बोरोन वाला लास्ट एग्जांपल। ये वाला? यस सर। इसमें क्या नहीं समझ में आया? सर इसमें ये लिथियम की जगह ये हीलियम बेरिलियम के नीचे लिथियम, ये कैसे आ गए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे भैया तुम थोड़ी सी ना सुनो, तुम लंका लगा देते हो यार। थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते, थोड़ा सा। पुए पकोड़े की तरह सारी चीजें तुम्हें खिला दे है ना। हीलियम लिथियम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बन गए, इसमें चूज करना आसान होता है। आपको यहां पर दिख रहा है कि ये नाइट्रोजन का हो गया, तो आपने इससे जंप करा दिया क्योंकि आपने ये चीज पहले लर्न की हुई कि नहीं। यस सर। बस ठीक है। अब प्रियांश सिंह यादव बताइए बेटा क्या डाउट है। सर पिछले लेक्चर में आपने एक क्वेश्चन दिया था इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इंटरैक्ट इनसाइड द प्लाज्मा। बेटा मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। सर बोलिए बेटा, टाइप कर दो प्रियांश। ठीक है। प्रणव शर्मा बताइए बेटा क्या डाउट है। सर रेस 6 का 4 डाउट है। बेटा अभी तक रेस 6 कर रहे हो क्या आप? मैंने तो सर डिस्कस कर कर दी लिए ना थे उस सर, टाइम पे। डाउट थे उस टाइम पे सर, मैं क्लियर। वापस सॉल्व करे तो डाउट है। बेटा वो चीज तो वो लेक्चर देखो ना उस टाइम पे। अब आप सोचो कि अगर कोई मेरे से रेस 1 का डाउट पूछेगा, यस सर। ये तो अगर मैं ऐसे बताता रहूंगा तो आप तो बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे। आप तो सोचोगे मास्टर से तो कभी भी पूछ लेंगे। जब होमवर्क दिया जाए तभी तो करना होता है ना।
बताओ बेटा कौन सा डाउट है रेस 6 का? सर फोर्थ एंड फिफ्थ डाउट है। फोर्थ में क्या डाउट है बेटा? सर एक मिनट सर, आप बोलना। मतलब इसमें सर मेरा डाउट मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा था, क्वेश्चन नहीं लिखा। एक तो आप लोग ना टाइम पे शीट नहीं करते हो, सबसे खराब बात आप लोगों की है, टाइम पे शीट और रेस नहीं करते, है ना? सर मेरा कंप्लीट है सर। उस जिस टाइम पे किया था उस टाइम पे क्यों ये डाउट नहीं आया? आपने पूछा नहीं? अपना डिस्कशन याद है? अपना पिछली लेक्चर में मैंने कितना ज्यादा टाइम दिया था आपको? XYZ ये वाला सवाल मैंने आपको करवाया है कि अगर XYZ 3 ट्रायड है और एटॉमिक नंबर ऑफ द X एंड Y, ठीक है, आपको दिया हुआ है 10 and 26, द एटॉमिक नंबर ऑफ द Z विल बी, है ना? अब उसमें X, Y और Z इस ऑर्डर में दिया हुआ है ना, तो 10 और 26, मतलब यहां पर अगर आपका Z है तो Z प्लस 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 26, तो Z इक्वल टू 42 हो गया। यस सर। इसमें क्या डाउट है बेटा? सर ये मेरे से ये नहीं हो रहा था सर, दैट प्लस 10/2 इक्वल्स 26। ठीक है, ये बन नहीं रही थी इक्वेशन। ओके सर। इसमें क्या इक्वेशन क्या है? अर्थमेटिक मीन्स है तो सीधी सीधी बात है। फिफ्थ वाले में क्या डाउट है? सर फिफ्थ वाला क्वेश्चन पर सॉल्व किया सर, सॉल्व नहीं हुआ, आंसर मतलब गलत आ रहा था। फिफ्थ वाला किसी से हुआ क्या रेस 6 का? यस सर। बताओ बेटा क्या है? ऑप्शन बी। काहे किया? ऑप्शन बी क्यों आया? कैन यू हियर मी? बेटा आपको नहीं आंसर करना है, जिन्होंने बोला है उनको बताइए। बताइए। The valence shell of element X contain 1 electron in the 5s subshell and below that shell 4 electrons in 4d subshell. The electron belongs to which group? बताइए बेटा। 425। आपको वैलेंस शेल, आपको ग्रुप निकालना आता है किसी डी ब्लॉक एलिमेंट का? सर मैं बताऊं? बताइए बेटा। सर यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5s में 1 है और 4d में 4 है, तो पहले 5s में एक और इलेक्ट्रॉन चल जाएगा तो वो फुल्ली फिल हो जाएगा, फिर 4d में 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और d ऑर्बिटल का ग्रुप नंबर निकालते हैं। आप तो यूज देख लो ना, आप तो ये देखो ना, अगर डी ऑर्बिटल दिया हुआ है, ठीक है, आप लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा हो, ठीक है, तो आप दोनों को जोड़ दो, डी और एस को, खत्म बात, वही आपका ग्रुप हो जाता है। हाँ सर वही। ठीक है। यस अब यस सर। ओके आर्यन कुमार बताइए बेटा क्या डाउट है? ऐसे मेरा भी डाउट क्लियर कर दीजिए बेटा आप हैंड रेज करो, आपका नाम आ जाएगा। ठीक है सर, एम आई ऑडिबल? हाँ सर। बताइए बेटा। हूँ सर। सर डेल्टा एच आप जो लिखवाए थे, डेल्टा एच इक्वल टू 5 EV, तो इसमें EV क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है एनर्जी की, आपने पढ़ी होगी ना बेटा? हाँ सर 10th में था थोड़ा सा। बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा समझना सा था है। सर। राजीव पांडे बताइए बेटा क्या डाउट है? सर डेल्टा एच कैसे निकालते हैं? डेल्टा एच कैसे निकालते हैं? शिवम चौधरी आपका माइक क्यों ऑन हो जाता है? बंद कीजिए इसे। डेल्टा एच तो बेटा गिवन होता है, ठीक है, ये आपको जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना तब एक्चुअली पता चलेगा डेल्टा एच कैसे निकालते हैं। अभी सबसे सुकून भरा आंसर आपके लिए है कि ये गिवन होता है। ठीक है। श्रीधर शिवाजी बताइए बेटा क्या डाउट है? हेलो सर। नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम डिफरेंट होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम मतलब एक एटम के लिए, पर एटम बोलते ना, पर मोल, समझ रहे हो ना, पर डजन, ऐसी चीजें। श्रीधर बताइए बेटा क्या डाउट है? हेलो सर, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन एक बार बताओ, जरा समझ में नहीं आया। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन मैंने बताए तो थे, एस ब्लॉक के लिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो वो फाइंड कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल। हाँ जी, किसने आंसर किया? नाम बताइए अपना। अभिषेक। अभिषेक आप बताइए। एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन, श्रीधर ढंग से सुनना,
एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सर एस के लिए सर 1 और 2 हो सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट एस सबशेल, ठीक है। और डी ऑर्बिटल के लिए क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या होते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन? एस प्लस डी लास्ट में सर जितने वो हो इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला एस और उससे जस्ट पहले वाला डी, मतलब आउटर मोस्ट एस और डी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब बताइए पी में कितने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? 12 प्लस पी में जितने लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो। यही गलती कर गए, यही गलती कर गए। वो ग्रुप नंबर होता है बेटा, निकाल। सर उसमें एस प्लस पी में होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं एस और पी में इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ आपका, ठीक है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। श्रीधर समझ में आया? यस सर। ठीक है। दिव्यांशु सिंह बताइए बेटा। सर आपने जो लास्ट डे होमवर्क दिया था कैलकुलेट द कौन सा दिया था बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें हमारा आंसर सर होमवर्क में जैसे कैलकुलेट द डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 आ रहा होगा बेटा उसमें। सर -1 आ रहा है हमारा। नहीं, -1 1 एक ही बात है। आपको मोड लेना था बेटा, आपको मोड की वैल्यू आ रही होगी 1, -1 नहीं हो सकती। -1 इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा EN। गलत है बेटा, आपकी कैलकुलेशन एरर है। आपने कैलकुलेशन गलत की बेटा। यस सर। देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो 1.28 दिया हुआ है, 1.54 डिवाइड बाय 2, 1.2 डिवाइड बाय 2 माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN। क्या आपने यही लिखा था? यस सर। तो ये कितना हो जा रहा है? 2.74 डिवाइड बाय 2 माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN इज इक्वल टू 1.28। तो ये कितना हो गया? 2.56। तो 2.74 माइनस 2.56 डिवाइड बाय 2। 2.74 कैसे आ गया? 1.54 प्लस 1.2 आएगा ना? यस सर, हमने इसको इस तरह किया था, जो 1.54 है इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 0.77 आएगा, और जो 1.2 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, उसको प्लस करेंगे तो 0.77 प्लस 0.6 कितना होता है? 1.37। 1.37 और इधर कितना दिया हुआ है? 1.28। यस सर, तो वही जो 1.37 इधर माइनस जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अरे भगवान, 1.37 में से माइनस 1.28 आएगा तो 0.09 आएगा, 9 आएगा ना? माइनस 0.09 का सर एक माइनस का साइन हमने गलत कर दिया है इसमें। ओके सर, थैंक यू वही सर। तो। हर्षवर्धन समारिया बताइए बेटा, क्या डाउट है? सर पीरियोडिक टेबल के O1 का जो 6th क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन बी है वो रॉन्ग दे रखा है, लेकिन सर वो भी डॉबर्नियर ट्रायड है। कौन सा पीरियोडिक टेबल का? O1 का 6th क्वेश्चन, उसका जो ऑप्शन बी है। बी ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला है क्या वो? यस वो डॉबर्नियर ट्रायड होंगे क्या? सर। हाँ है? हाँ यस सर। डॉबर्नियर ट्रायड में तो उन्होंने सेम ग्रुप में होने चाहिए ना, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए ना। मास ही थोड़े ना, उनकी प्रायोरिटी थोड़े ना थी, प्रॉपर्टीज भी तो सेम आनी चाहिए ना। मैंने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के छाती फाड़ फाड़ के आपसे बोला था कि बेटा मैंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम लिया था, याद हो तो? यस सर। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन लिया था। मैंने हॉरिजॉन्टली कुछ भी नहीं लिया था, वर्टिकली लिए थे, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तीनों बगल में एग्जिस्ट करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। समझे कि नहीं? शिवम चौधरी बताइए बेटा, अब आया आपका नंबर। सर हाँ बोलिए। सर मेरा डाउट इसमें है सर, वो आयोनिक रेडियस में सर बताइए।
सर आपने वो एल्यूमिनियम के केस में सर वो आइसोप्रोटोनिक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन के, लेकिन आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है। मैंने आयनिक रेडियस लिखाया था कि वो आयनाइजेशन एनर्जी लिखवाया था? सर रेडियस से ही लेके लिखवाया था सर आपने। कब? अभी आज की बात कर रहे हो ना आप? हाँ वो सर जेड इफेक्टिव पर आइसोप्रोटोनिक स्पीशीज एल्यूमिनियम सर शुरू का लेक्चर शुरू में ही है क्या, स्टार्टिंग में? हाँ शुरू में ही है सर। बताइए। हाँ बताइए। सर जेड इफेक्टिव फॉर आइसोप्रोटोनिक स्पीशीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखवाया आपने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के? हाँ सर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा सर। हाँ है सर वो अंदर आते हैं सर एक एक इलेक्ट्रॉन। बताओ। सर जेड माइनस सिग्मा। हाँ जेड माइनस सिग्मा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा। और आयोनिक रेडियस में सर उससे क्या फर्क पड़ता है? आपका जेड इफेक्टिव क्या है, वो आयनिक रेडियस के लिए यूज कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए यूज कर ले। अच्छा सर। आप तो ये बोलो ना जेड इफेक्टिव का क्या हो रहा है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो जेड इफेक्टिव घटेगा। अगर जेड इफेक्टिव घटता, पूरी बात सुनो, जेड इफेक्टिव घटता है तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या बोल सकते हो? बड़े जेड इफेक्टिव घट रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। हाँ सर। और जेड इफेक्टिव घट रहा है तो आपके रेडियस के बारे में क्या बोल सकते हो? बढ़ेगी। हाँ सर। बस ठीक है। तो रेडियस है जेड इफेक्टिव है सर। आपने रट रखा है, आपने समझा नहीं है, समझो। अच्छा ठीक है। बताइए। जेड इफेक्टिव और जेड इफेक्टिव और आयोनिक रेडियस कोई रिलेशन नहीं है। मैंने अभी बताया तो सही, आप कहाँ सुन रहे थे? किसी और ने सुना? बताओ क्या बोला मैंने अभी? किसी और ने सुना क्या है इनका? कि जेड इफेक्टिव और आयनिक रेडियस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है? सर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा। क्या जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगा? काहे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल काहे? सर बिकॉज जब जेड इफेक्टिव बढ़ने का मीनिंग है जो न्यूक्लियर का फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ रहा है तो उसका एटॉमिक रेडियस छोटा होगा। बस परफेक्ट। पूरे आर्ग्यूमेंट लास्ट तक समझा करो, ठीक है बेटा? ओके सर। जितेंद्र ठाकुर बताइए बेटा क्या डाउट है? उमा बेटा बताइए क्या डाउट है? सर एलएन प्लस पे जो पीरियोडिक टेबल दिया गया है उसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ सर उस पीरियड का नाम है 3B 4B 5B, लेकिन सर एनसीईआरटी में नहीं है बेटा वो नाम वो 3D दिया हुआ है, वो फोर्थ पीरियड का नाम है बेटा, ठीक है? 3D वो फोर्थ पीरियड का नाम है, 4D 5th पीरियड का नाम है और 6D 6th पीरियड का नाम, सॉरी 5th D 6th पीरियड का नाम है। पीरियड नहीं सर ग्रुप 3B 4B। अच्छा 3B 4B, अच्छा बताइए। हाँ सर एनसीईआरटी में से यहाँ पे लिखा है 3A 4A 5A, मतलब B पे जगह A लिखा है और A की जगह B लिखा है। कई बार क्या होता है, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था ना, इसमें जो A और B वाला क्लासिफिकेशन था वो हटाया ही इस वजह से गया था नए पीरियोडिक टेबल में। कुछ लोग एक सब ग्रुप A में डी ब्लॉक एलिमेंट को डाल दिया करते थे, कुछ लोग सब ग्रुप B में डी ब्लॉक एलिमेंट को डाला करते थे। इस वजह से एक रीजन ये था कि उसको हटाया गया, ठीक है? तो वो वहां पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली अपन अपना वाला कॉन्फ़िगरेशन मान के चलते हैं। और वैसे एनसीईआरटी में गलत होना नहीं चाहिए। आपने कुछ देख लिया हो पक्का कंफर्म करना, मुझे फोटो भेजना इस चीज की। हमने भेजा है सर एलएन प्लस डाउट में आपको पिक्चर भेजा है। चिंता मत करो, मैं उनको भी क्लियर करूंगा बेटा। 5 क्लासेस लग चुकी है मेरी, तो डाउट अभी थोड़ी लास्ट प्रायोरिटी पे आ रहे हैं, ठीक है? प्रियांश सिंह यादव बताइए बेटा क्या डाउट?
मोहन झा बताइए बेटा क्या डाउट है? हेलो सर, ये रेस 6 का 10th क्वेश्चन। बेटा विधि विधि जैन, इस पे अपन क्या करते हैं, LN प्लस पे आस्क क्वेश्चन पे जाते हैं और वहां से डाउट पूछते हैं। ठीक है बेटा, बताइए बेटा कौन सा डाउट है आपको मोहन? रेस 6 का 10th क्वेश्चन। बताइए इसमें क्या डाउट है? सर, एक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। क्या है? किसी और ने किया है सवाल रेस 6 का 10th क्वेश्चन? किसी का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में ना? किया है सर, लेकिन क्वेश्चन नहीं किया अभी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर द अनपेड इलेक्ट्रॉन? माइक बंद करो। अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन अ थर्ड पीरियड 7th ग्रुप 17th ग्रुप। यस सर। थर्ड पीरियड 17th ग्रुप कौन सा एलिमेंट होगा? क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 2 3p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p में है। 3p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 3 और l की वैल्यू 1 जोड़ सकते हो n प्लस l। 4 समझ में आया बेटा मोहन? यस सर, यस सर। क्वेश्चन को थोड़ा 2-3 बार रिपीट भी कर लोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जितेंद्र ठाकुर बताइए बेटा क्या डाउट है? सर आपने बताया हीलियम की सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, तो सबसे कम किसकी होती है? लास्ट में जो सीजियम आता है उसकी। सीजियम के बाद फ्रांसियम की भी कम हो गई, तो फ्रांसियम की सबसे कम होगी। होनी चाहिए, सबसे कम फ्रांसियम की होनी चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू देखनी पड़ेगी पर फ्रांसियम की सबसे कम होनी चाहिए। अल्कली मेटल की सबसे कम होती है। ठीक है, जब भी तो वो इतने अच्छे मेटल होते हैं कि वो आसानी से लूज कर देते हैं। थोड़ी सी एनर्जी मिली नहीं कि इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तभी तो आपको पता होगा सोलर सेल में सीजियम का यूज करते हैं, याद है? यस सर, सीजियम का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ठीक है, जितेंद्र ठाकुर अच्छा आपका ही है उधर लगना है। ठीक है, बाकी लोग डाउट क्लियर हो गए? सर हम जो रेडियस है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें क्या रिलेशन बोल सकते हैं कि रेडियस अगर बढ़ेगी तो? बेटा कभी बोलना भी मत, मैंने आपको स्पेसिफिकली वही चीज बताई थी यहाँ पर, याद हो तो। मैंने क्या बोला था यहाँ पर? स्टेनस और लेड का एग्जाम्पल लेकर, और जिसके बाद मैंने स्टेनस और लेड और इंडियम और थेलियम का एग्जाम्पल लेकर कि आयनिक रेडियस इंक्रीज कर रही है, रेडियस इंक्रीज कर रही है, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है दोनों के केस में। ठीक है, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप बोले तो नहीं बताते अपन। ठीक है, ये एक्सेप्शन क्या है आपको याद तो हो ही रहे, सीधी सीधी बातें हैं। तो आपको एक्सेप्शन जैसा भारी वर्ड बताया क्या मैंने लॉजिक बताया बेटा कि 13th और 14th में ये डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन और एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन कबाड़ा कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन 13th में और 14th में कबाड़ा करते हैं। उसकी वजह से बार बार ऐसे रिवाइज करो, मेस पे जा रहे हो खाना खाने, रिवाइज कर लिया कि 13th ग्रुप में डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है। आप बोलोगे कि बोरोन की सबसे छोटी होगी, उससे ऊपर एल्यूमिनियम और गैलियम, किसकी बड़ी होती है बताइए मुझे? एल्यूमिनियम। गैलियम की सर? एल्यूमिनियम की बड़ी हो जाती है स्लाइटली, गैलियम की छोटी हो जाती है। जिसके बाद आप बोलोगे, उसके बाद आएगा इंडियम थेलियम। इंडियम और थेलियम में क्या होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लाइटली इंक्रीज होती है। थेलियम की होनी चाहिए थी बहुत ज्यादा इंक्रीज। पूरा स्टेटमेंट बोलो, जल्दी जल्दी मत करो, पूरी स्टोरी बनाओ अपने दिमाग में, ज्यादा दिमाग में ठहरेगी। पूरा थेलियम का ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए था पर इतना नहीं करता है एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन के। अच्छा, 14th पीरियड में क्या होता है? क्या सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में भी ऐसा होता है कि ना जी ना, सिलिकॉन जर्मेनियम में नहीं होता है। क्या फिर स्टेनस आपका टिन और लेड में होता है?
हाँ जी हाँ, टिन और लेड में होगा। कैसी स्टोरी चलेगी टिन और लेड में? जैसे कि आपका इंडियम और थेलियम में चली थी, लेड स्लाइटली इंक्रीज करता है। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या रायता फैला रखा है यहाँ पर, वो याद कर लो। अरे अरे मास्टर ने ट्रिक न्यू बोलो, अरे मास्टर जी ने ट्रिक बताई थी, ये बहुत बढ़िया ट्रिक। कौन सी ट्रिक थी बेटा? कौन सा था? बेटा टू गाले बेटा इंडिया। बेटा टू गा ऑल इंडिया। बेटा बेटा तू गाले ऑल इंडिया। हाँ, बेटा तू गा ऑल इंडिया। बेटा तू गा, भाई तू गा ऑल इंडिया। ऐसे जैसे भी बनो, पर बन गए ना तो आपको पता चल गया। बेटा मतलब बोरोन, टी आते ही तू मतलब थेलियम, और गा गैलियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, इंडियम। इससे सारा ऑर्डर निकल गया, खत्म बात, एक में स्टोरी खत्म। और आपको बाकी तो पता ही है टिन और लेड का, अगेन वो सेम स्टोरी जैसे रेडियस में। दोनों एक्सेप्शन क्या है, चुटकी में आपको सारी की सारी चीजें याद हो गई। और गारंटी से कह रहा हूं, जब आप ये ट्रिपल ई के सवाल सोल्व करना, मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, सब हो जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है सर ऑफलाइन का मैसेज नहीं आया अभी तक। ऑफलाइन तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है ना बेटा। सर लेकिन उन्होंने बोला था कि कल शाम को मैसेज आ जाएगा, लेकिन आज भी नहीं आया। अभी नहीं आया क्या? आपका कौन सा बैच है? सर TIP 1। नहीं, उसके बाद चेंज नहीं हुआ क्या? TIP 1, TIP 2, TIP 3 हुए थे? सर उसके बाद नहीं पता। पता करो, देखें क्या है। ऑनलाइन में आप भी पढ़ाओगे सर? ऑनलाइन में तो मैं ही पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन में मेरा TIP 3 बैच है। ठीक है सर, कभी ऑफलाइन क्लास देंगे तो सर सिलेबस थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होगा? आपको उससे मतलब नहीं है, आपको तो टेस्ट तक सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा, चिंता ना करो। ऑफलाइन में सब बैच कितनी है? आपको मतलब नहीं है उस चीज से, चिंता ना करो। आप टेस्ट तक आपका पूरा सिलेबस होगा, चिंता ना करो बस। ठीक है सर मटेरियल कब तक घर डिलीवर होगा? अच्छा, अभी डिलीवर नहीं हुआ क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर आना है। कब होगा? हो गया सर। 8-10 दिन में आ जाना चाहिए था आपके पास। मैसेज सर आया 15 दिन हो गए अभी तक नहीं आया। नहीं सर, मैसेज भी नहीं आया। सर ऐप में लॉग आउट लॉगिन करने के बाद फिर मटेरियल का ऑप्शन आएगा तो एड्रेस डालना पड़ेगा वापस। वो डाल दिया था भाई, पर आया नहीं। वेट करो थोड़े दिन, बाकी लोग जो ये बोल रहे हैं वो फॉलो करो। लॉग आउट करके लॉग इन करो, मेरे हिसाब से तो अनइंस्टॉल कर लो, फिर इंस्टॉल करो, फिर लॉग इन करो। आपके पास मटेरियल का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करो एक बार। नहीं आता है तो मुझे मैसेज करना, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है ओके ओके सर।